जो रिवर्स स्विंग है वो पाकिस्तान का वेपन होता था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का वेपन होता था। एक मैच में 3 बॉलर्स खेल रहे हैं, जिनका स्लिंगिंग एक्शन है, जो ज्यादा एयर देते हैं बॉल को, उनको ज्यादा रिवर्स स्विंग मिलती है। जो हाई आर्म एक्शन के साथ, जिस तरह एम्ब्रोज वाश वगैरह बॉलर थे, ऊपर से करते थे, उनको बिल्कुल रिवर्स स्विंग नहीं मिलती है। अगर पाबंदी कब है कि जब उस रफ सरफेस जब होता है थोड़ा सा, तो उसको आप आस्ता आस्ता अपने नेल्स की मदद से उसको मजीद आप टेम्परिंग करना शुरू कर देते हैं। बाज फास्ट बॉलर उन्होंने अपनी जो ट्राउजर होते थे उनकी पॉकेट्स में जिप वगैरह लगाई होती थी, वो जिप के साथ टेम्पर करते थे। इमरान खान तक तो हमें समझ आता है कि चीज़ें ट्रांसफ़र हुई आगे, फिर लेजेंड वकार यूनुस आते हैं, वसीम अकरम आते हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को ही आउट क्लास कर दिया। तेज़ भी इतने थे, किसी दी अंगूठा नहीं है तो किसी का गिट्टा नहीं है। हमारे पास जो फास्ट बॉलर की लाट आती थी वो कम होना शुरू हो गया। अभी भी हम फास्ट बॉलिंग के शोबे में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर कि रेड बॉल को वो वैल्यू नहीं देते। कि हमारे ज़माने में अगर आप किसी बॉलर को कहते थे एक जगह पे कोई सिक्का रखते थे, तो आप उसको कहते थे आपने 2 घंटे इस जगह पे बॉलिंग करनी है, तो हम 2 घंटे उसी जगह पे बॉलिंग करते थे। किसी फास्ट बॉलर ने सीम के ऊपर काम करना है, किस एज से और किस स्टेज से उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू करना है। अगर मैं एक बॉलर को कहता हूँ आपने इस तरह बॉल पकड़ना है, किसी भी एंगल से बॉल पकड़ना, मगर जब वो बॉल डिलीवर करने के पास आएगा तो उसकी सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। वो नेचुरली उसी तरफ मुड़ जाएगी जिस तरफ उसकी जो हड्डियों की नेचर है या मसल की साख्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान का एसेट हुआ करता था कभी, लेकिन आज अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हर दूसरा बॉलर जो है उस वेपन को इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमारे मुल्क से बाहर ये वेपन कैसे गया क्रिकेट की दुनिया को लेके, जिसके मौजूद जो थे वो सरफराज नवाज़ थे, फिर वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई इमरान खान तक, और आगे अगर बात करें तो फिर बहुत हमारे ऐसे लेजेंड्स लाइक जिस तरह वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे, और बहुत सारे हमारे ऐसे फास्ट बॉलर जो बड़ी महारत रखते थे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली दुनिया के जो बॉलर्स हैं वो उन चीज़ों को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एक आइडेंटिटी होती थी कभी फास्ट बॉलिंग की, जो पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम होता था फास्ट बॉलिंग को लेके, आज हम उस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो स्पेशली इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है। और अगर स्पेशली बात करें हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, एक दौर होता था कि उनके जब फास्ट बॉलर होते थे तो वो कहा जाता था कि भाई ये जो फास्ट बॉलर हैं ये फॉर्मेलिटी के लिए फास्ट बॉलर है, ना उनकी पेस थी, ना वेरिएशन थी, ना स्विंग थी। लेकिन आज काफ़ी आगे वो क्रिकेट में हमसे आगे निकल चुके हैं। हमें एज ए पाकिस्तानी, मेरे लिए तो यकीन करें बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया है, और ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए था, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी थी, करना भी चाहिए था। लेकिन ये कैसे हमारे मुल्क से बाहर निकल गया, कैसे ये जो चीज़ें हैं जो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता था बॉलिंग में, वो कैसे बाहर निकल गया। स्पेशली इस टॉपिक पे आज मैंने बात करने के लिए दावत दी है फॉर्मर बेहतरीन फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ को। रऊफ़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने कीमती वक्त निकाला। रऊफ़ भाई, आप जिस टॉपिक की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है रिवर्स स्विंग। हमने देखा है कि जो रिवर्स स्विंग है वो पाकिस्तान का वेपन होता था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का वेपन होता था। पहले तो आप हमें इसकी जर्नी बताएं कि ये जो रिवर्स स्विंग है इसकी जर्नी कैसी है, और ये किस तरीके से ये रिवर्स को, जो एक नॉर्मल स्विंग को हमने रिवर्स का नाम दिया। देखिए, एक मेरा ख्याल है कि बड़ी लंबी स्टोरी है, और ये शुरू होती है जब सरफराज नवाज ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिवर्स स्विंग का आगाज़ किया था। क्योंकि ये जो बॉल है, इसके जो क्रिकेट बॉल के जो एरोडायनामिक्स हैं वो डिफरेंट है। जो बाकी बॉल्स हैं इन सब पे ये जो है होता है आपका विंड टनल, एक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वो हुए हुए हैं। जिस तरह गोल्फ की बॉल है उस पर हुआ है, जिस तरह क्रिकेट की बॉल है उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि कौन से ये किस तरीके से इनकी ये ज़्यादा दूर जाती हैं, एयर रेजिस्टेंस इस पर किस तरीके से असर करती है, कौन सी साइड को हैवी रखे तो किस साइड पे स्विंग करती है, इसका एंगल कौन सा होना चाहिए। फ़र्ज़ किया जिस तरह आप गोल्फ की बॉल है उसमें जो डिम्पल्स पड़े होते हैं, वो उसको ये एक्सपेरिमेंट से साबित हो चुका है कि वो जो डिम्पल्स उसके अंदर होते हैं वो उसको ज़्यादा फ्लाई करने में मदद देते हैं। इसी तरह ये जो है क्रिकेट की बॉल, इसकी एरोडायनामिक्स क्या है, ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेंशनल स्विंग का।
कन्वेंशनल स्विंग होती है, एक नॉर्मल जो क्रिकेट बॉल है वो किस तरीके से स्विंग होती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक बॉल है आपके पास, उसकी जो सीम है, द एंगल ऑफ द सीम एट, ये बॉल पड़ी हुई है जी अब बिल्कुल, बॉल, जी जी, ये बॉल आप इसमें आप इसका बेहतर बेसिक बता सकते हैं। एरोडायनामिक्स क्या है कि अगर आपका जो एंगल ऑफ द सीम है वो 20 डिग्री एट द 20 डिग्री, वो क्या होता है कि वो अगर आप उसको इन द लाइन ऑफ द फ्लाइट आप रखें, जब आप एक बॉलर उसको डिलीवर कर रहा है इन द लाइन ऑफ द फ्लाइट, जहाँ से वो निकाल रहा है अपने हाथ में से, हम्म वो उस वक्त उस पर जो आपका मैक्सिमम जो उसका है, ऑप्टिमम जो इसका है जो लेवल है वो अचीव करती है स्विंग का, कन्वेंशनल स्विंग का। जब वो एक 20 डिग्री पे आपके हाथ से निकले और उसको मैक्सिमम उसको एयर में रेजिस्टेंस मिले और वो फ्लाई करती हुई बैट्समैन तक पहुंचे। तो ये है इसके प्रॉपर जो इसके डायनामिक्स हैं क्रिकेट बॉल के। अब इस पे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ये हैं कि अगर आपकी स्पीड होगी 70 माइल्स पर आवर, तो फिर ये कन्वेंशनल स्विंग अपने यानी कि मैक्सिमम आप इसको स्विंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसकी ये है कि अगर आप ये जिस तरह इसकी सीम है, सीम को अगर आप ऊपर करेंगे या सीम इसकी बाहर निकली होगी, तो फिर भी ये मैक्सिमम अपना जो लेवल है ये कन्वेंशनल स्विंग का वो अचीव करेगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि जब बॉल पुराना हो जाता है, जब इसकी जो सीम है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये घूम तो सकता है, इसको आप ब्रेक श्रेक कर सकते हैं, मगर इसको आप सीम नहीं कर सकते। तो अब ये जो असल चीज़ प्रॉब्लम शुरू हुआ 92 में, जब पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स ने जो इंग्लैंड को लॉर्ड्स में और ओवल में तहस नहस करके रख दिया। एक सरफराज नवाज़ की तरफ मैं आऊँगा, मैं ये भी आपसे मैं पूछूंगा। रऊफ भाई मुझे ये बताएं, जब सरफराज नवाज़ इसके मौजूद हैं तो वो किस तरह इसके मौजूद बन गए? आखिर उन्होंने भी कुछ किया होगा इसके साथ, या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, गेंद रिवर्स हो गई, उन्होंने कहा कि ऐसे शेप के नाल रिवर्स होगी? देखिए, इसमें जो बेसिक जो डायनामिक्स हैं वो सेम इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसकी जो सीम है ना, एक्सपेरिमेंट से किए होंगे। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि ये एक इंसानी नेचर है कि जब आप एक ऐसी जगह पे खेल रहे हैं जहाँ पे सरफेस रफ है, जहाँ पे जो एयर है वहाँ से आपको सीम एंड स्विंग नहीं मिल रही, नीचे जो पिचेस हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं, सी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर जबिलत रखी होती है कि अपने लिए वो नए नए रास्ते तलाश करता है। जब इसमें आपके लिए कोई हेल्प नहीं थी, पाकिस्तान की जो ड्राई और डेड पिचेस थी और गर्मी में जब हम यहाँ पे खेलते थे, तो फिर ये जो हमारे जो टॉप क्लास उस ज़माने में फास्ट बॉलर थे, जिसमें सरफराज नवाज जो सरफहरिस्त हैं, उन्होंने ये फ़न निकाला कि जितनी जो डायनामिक्स थी, जो एक विंड टनल एक्सपेरिमेंट से जो साबित हुई थी, उनको उन्होंने उल्टा कर दिया। उसको उन्होंने रिवर्स स्विंग में उसमें कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल के कन्वेंशनल स्विंग ये है कि जब आप नया बॉल करते हैं तो उसमें जो एक पॉलिश होती है वो एक साइड पे थोड़ी सी हैवी होती है, दूसरी साइड पे लाइट होती है। जब आप उसको एक एंगल के साथ 20 डिग्री के एंगल के साथ इन द लाइन ऑफ द फ्लाइट आप उसको फेंकेंगे बैट्समैन की तरफ, तो जिस तरफ एयर रेजिस्टेंस कम होगी बॉल उस तरफ ट्रेवल करेगा। जो हैवी उस तरफ जिस तरफ जो आपकी जो पॉलिश ज़्यादा होगी या वेट ज़्यादा होगा, वो ऑटोमेटिकली बॉल को उस तरफ लेकर चला जाएगा। तो ये तो होता है ये जो इसका प्रॉपर चीज़ है। हवा का भी इसमें रोल होता है। रोल रिवर्स स्विंग में हवा का रोल होता है कि जब आप इसको फेंकते हैं एयर में, जितना आप इसको दूर फेंकेंगे, जिस तरह मैंने आपको गोल्फ बॉल की आपने एग्जांपल दिया कि जितना आप उसको हाइट पे फेंकेंगे, वो जब डिप करेगा तो होल से उतना ज़्यादा स्लो वो मार्जिन उस तरफ जाएगा, जितना आप उसको फ्लैट फेंकेंगे वो ज़्यादा तेज़ जाएगा। इसी तरह जब आप रिवर्स स्विंग करते हैं तो जितना आप उसको आगे फेंकेंगे, जितना उसको ज़्यादा एयर देंगे, उतना ज़्यादा उसको एयर में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगी। जितना आप उसको पहले डिप कर देंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल के जो हाई आर्म एक्शन, जिनके फास्ट बॉलर्स के एक्शन शोल्डर से अबव होते हैं, उनको बहुत कम आप देखेंगे कि रिवर्स स्विंग में हेल्प मिलती है। इसमें भी 2 टाइप के बॉलर्स आते हैं। अगर आपका जो एक्शन है वो आपका साइड आर्म एक्शन है, आपका स्लिंगी एक्शन है, आप हाई लाइक स्लिंगिंग मतलब आप क्रॉस जो आ रहा है थोड़ा क्रॉस शोल्डर्स, ओके, आप शोल्डर के लेवल से कर रहे हैं, शोल्डर से थोड़ा सा एक डायरेक्शन रख के कर रहे हैं, आप बिल्कुल साइड एंगल से, जिस तरह आजकल मलिंगा या दूसरे बॉलर जिस तरह वकार यूनुस करते रहे, वसीम अकरम करते रहे। तो अब देखें कि एक मैच में 3 बॉलर्स खेल रहे हैं, जिनका स्लिंगिंग एक्शन है, जो ज़्यादा एयर देते हैं बॉल को, उनको ज़्यादा रिवर्स स्विंग मिलती है। जो हाई आर्म एक्शन के साथ, जिस तरह एम्ब्रोज वाश वगैरह बॉलर थे, ऊपर से करते थे, उनको बिल्कुल रिवर्स स्विंग नहीं मिलती है। तो ये भी एक साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ है कि आपको इस तरीके से बॉल को फेंकना पड़ेगा। पिचेस का
और स्क्योर का इसमें कितना रोल होता है। और ये चीज़ जब सरफराज नवाज़ से आगे ट्रांसफ़र हुई इमरान खान तक, तो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ नया किया होगा, कोई नया एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ ऐड तो किया होगा इसमें। जहाँ तक आपने स्क्वायर की बात की है कि स्क्वायर जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, श्रीलंका वगैरह में होते हैं, वहाँ पे रिवर्स स्विंग जल्दी शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप इसका जो एक आप शाइनी साइड रख लेते हैं और दूसरी को आप रफ़ करना शुरू कर देते हाँ, हैं, वो तो ऑब्वियसली बात वो है। बिल्कुल वो लाइट होना शुरू हो जाती है। हुँ, जब आप उसको जो रफ़ सरफेस होती है, जो स्क्वायर एरिया आपका होता है, जहाँ पे घास हुँ, नहीं होती है, जब आप बॉल को उसको पे बार-बार मारेंगे तो उसकी जो शाइन है, जो पॉलिश है, वो उड़ना शुरू हो जाती है। हुँ, फिर उसके बाद आप ये चीज़ एक लीगल है, आप ये इलीगल नहीं है। अगर आप इस तरीके से रिवर्स स्विंग करते हैं या रिवर्स होता है तो ये बिल्कुल लीगल है। इस पे किसी किस्म का कोई कोई बैन या बैन या इंस्ट्रक्शंस फाइन या हैं? कोई इस ओके, पे पाबंदी नहीं है। ठीक है। मगर पाबंदी कब है कि जब उस रफ सरफेस जब होता है थोड़ा-सा, तो उसको आप आस्ता-आस्ता अपने नेल्स की मदद से उसको मज़ीद आप उसको खुरचना शुरू टेम्पर कर कर देते हैं, देते हैं। टेम्परिंग करना शुरू कर देते हुँ, हैं। उसके पहले ज़माने में आपको याद होगा कि जब पेप्सी वगैरह की बोतलें अंदर जाती थी, उसका ढक्कन वगैरह, तो हुँ, उसके साथ भी वो बॉल टेम्पर के कर साथ ले। टेम्पर करते थे। हुँ, फिर बाज़ फास्ट बॉलर उन्होंने अपनी जो ट्राउज़र होते थे, उनकी पॉकेट्स में ज़िप वगैरह लगाई होती थी, वो ज़िप के साथ टेम्पर करते थे। फिर आपका ये जो सैंड पेपर होता है वो रखते थे, जो आपके फील्डर्स हैं या बॉलर्स हैं, उन्होंने बांधे होते थे हाथ में छोटे-छोटे, तो उससे बिल्कुल बड़ी जल्दी टेम्पर हो तो जाता जब था। घास से ऑलरेडी अगर रऊ भाई बॉल रफ़ हो रही थी, तो आपको ये तजर्बे करने की क्या ज़रूरत होती थी? क्योंकि घास तो ज़ाहिर है, घास कोई भी होगा, घास हार्ड तो होगा ना। एक साइड से आप बॉल को शाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो साइड है वो रफ़ हो गई। वेट का जो बैलेंस है वो तो ज़ाहिर है, बॉल का बैलेंस वो अनबैलेंस हो गई कि एक तरफ भारी एक तरफ स्लो है। तो फिर इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती थी और इसको टेम्पर का नाम हम क्यों देते हैं? देखिए, बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या पड़ती थी कि जब आप इंसान हमेशा अपने लिए आसानी ढूँढता है। ओके। जब थोड़ी-सी रफ़ हो जाती थी बॉल, तो उस ज़माने में आपको पता है कैमरे वगैरह नहीं होते थे। हुँ, हुँ। बहुत कम कैमरों का इस्तेमाल होता था और किसी को इतना पता नहीं था, और अंपायर्स इतनी ज़्यादा वो चेक नहीं कर सकते थे कि हुँ, कौन क्या चीज़ बाहर से लेके आ रहा है, कौन किससे ये शाइन करना शुरू। लेकिन 92 के बाद जब इसमें ज़्यादा इनोवेशन आई, जब पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पे सीरीज़ में हमारे 2 फास्ट बॉलर थे, उन्होंने 44 विकेटें ली। हुँ। और 3 टेस्ट मैच में ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की टीम अच्छी पोज़ीशन में थी, मसलन एक दफ़ा 197 पे थी और 230 पे ऑल आउट हो गई। फिर एक मैच में 107 पे उनके 2 आउट थे, तो 180 पे ऑल आउट हो गई। जब ये रिपीटेडली ये चीज़ें होती रही, तो फिर उन्होंने कहा कि ये कुछ ना कुछ बॉल के साथ हो रहा है। तो उन्होंने फिर ये इसको टेम्परिंग का नाम देना शुरू कर दिया ओके। और फिर कैमरे ज़्यादा करना शुरू कर दिए। फिर आप वनडे में देखें कि उन्होंने एक ही जगह पे 2 बॉलें, नए बॉल लगाने शुरू कर दिए। दोनों एंड से नए बॉल लगाएँगे ताकि इसका कम से कम मिनिमम चांस रहे टेम्परिंग का। जो आपने सवाल पूछा वो ये है कि अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए उसमें जब आप रफ़ एरिये पे फेंकते थे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता था खराब। इम्पैक्ट नहीं आता था। अच्छा। जितना ज़्यादा आप नाखून के साथ क्रिएट कर सकते हैं या सैंड पेपर या दूसरी किसी चीज़ से आप रिवर्स स्विंग में इम्पैक्ट, उसमें जल्दी आप उसको रिवर्स में यानी कि 10-15 ओवर्स के बाद भी आप उसको शेप तब्दील कर सकते हैं। पेस कितना मैटर करती है? अब आपने 70 माइल्स पर आवर कहा, तो 70 क्या, हमारे तो यहाँ तकरीबन 85 प्लस तो हमें मोस्टली हमें बॉलर नज़र आते हैं जिनकी पेस है, लेकिन हमें वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। उनका रिवर्स जिसे हम तवक्को कर रहे हैं, आपने एक स्पेसिफिक यही पेस बताई है ना, 70 माइल्स पर आवर होनी चाहिए। तो फिर वो हमारी जो पेस है, हमारी जो रिवर्स है, हमारी तो कई गुना ज़्यादा है हमारे फास्ट बॉलर की 70 माइल्स पर आवर से। अच्छा, ये बेसिकली जो सारी डिबेट इसी 70 माइल्स से शुरू हुई थी, क्योंकि हुँ। ये जो विंड टनल एक्सपेरिमेंट इस पे हुआ था कि कितनी पेस के साथ आप बॉल को फेंकेंगे तो वो स्विंग होगा, जो आपको कन्वेंशनल स्विंग मिलेगी, परसेप्शन तो यही है कि वो आप तेज़, जितना तेज़ बॉल फेंकेंगे उतना गेंद कम उतना। होगा, उतनी कम। 70 एक मैक्सिमम, एक आप इसको कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल था जिस पे आप मैक्सिमम स्विंग आप ले सकते थे। हुँ, उससे ज़्यादा पे आप, मगर हमारे बॉलर ने यह थ्योरी रॉन्ग साबित की। वो 90 माइल्स पे, 85 माइल पे भी उतना ही स्विंग इसको पुराने बॉल से करते रहे और स्पेशली 50 ओवर्स के बाद उसको वो रिवर्स स्विंग करते रहे। अच्छा। तो इसने सारे डाउट और शकूक व शुबहात पैदा किए कि ये इन्होंने जो साइंस की थ्योरी थी, ये बेसिक जो थ्योरी थी, वो उसको सारी ही रॉन्ग उल्टा कर साबित दिया। कर दिया। तो इसमें भी यही आपको मैंने बताया कि जब अगर आपका स्लिंगी एक्शन होगा, साइड एक्शन, फिर आपको फेंकना आएगा बॉल को, तो फिर आप उसमें रिजल्ट अचीव कर सकेंगे। मसलन कि इनके साथ जब काउंटी में हमारे बॉलर्स खेलते थे, तो इंग्लिश बॉलर्स भी साथ उसी बॉल के साथ बॉलिंग करते थे जिससे ये कर रहे थे। उनकी हमें तो स्विंग नज़र नहीं आती एक थी। तरफ से होती थी मगर दूसरी तरफ से नहीं आती थी। तो ये एक पूरा एक आर्ट बन चुका कि आपने इसको किस एंगल के साथ फेंकना है, इसकी जो लाइन ऑफ फ्लाइट है वो कितने डिग्री पे होनी चाहिए,
फिर आप इसको कितना ज़्यादा एयर इसको देंगे, कितनी पेस के साथ फेंकेंगे और कहाँ पे, जो अगर यॉर्कर लेंथ पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम इसको एयर मिलेगी और एयर में ट्रैवल करेगा और इतनी ज़्यादा आपको स्विंग लेकिन मिलेगी। उसके लिए तो एक्यूरेट भी होना एक्यूरेसी चाहिए, होनी चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, आपके पास अगर एक्यूरेसी है। अब मसला ये है, अब जो हमारा बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिबेट करने का, बात करने का मकसद ये है कि हमने कहा कि इमरान खान तक तो हमें समझ आता है कि वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, आगे फिर लेजेंड वकार यूनुस आते हैं, वसीम अकरम आते हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को ही आउट क्लास कर दिया रिवर्स स्विंग से। जो डब्ल्यूज़ की एक आइडेंटिटी थी उस वक्त, इधरों भान वसीम लगे होंगे सन, तो उधरों भान बकार लगे होंगे सन, तो किसी दी अंगूठा नहीं है तो किसी का गिट्टा नहीं है, तो मतलब और तेज़ भी इतने थे। सो वो चीज़ें जो है वो उन्होंने आगे ट्रांसफ़र नहीं की, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। हमारे जो फास्ट बॉलिंग जो वो एक एरा था, उसके बाद हमें वो रिवर्स मेरी तो अक्खा तरस गई हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। ये सबसे जो बेसिक चीज़ ये है कि हमारे पास जो फास्ट बॉलर की एक लाट आती थी वो कम होना शुरू हो गई, हमारी पेस उस तरह नहीं थी। आप देखें कि अभी भी हम फास्ट बॉलिंग के शोबे में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास 4-5 बॉलर्स आए थे, 6 साल पहले आए थे, 150 प्लस बॉलिंग करते थे, मगर अभी आपके उनकी पेस देखें 130, 132। तो आप इस पेस के साथ आप जो रिवर्स स्विंग है उसमें आप इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ ये है, जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो क्यों रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे बॉलर्स आए हैं कि जिनकी पेस ज़्यादा है। अब देखिए कि आप इंडिया में बुमराह अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, मिचेल स्टार्क 140 से 150 तक वो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसी है। तरह जो आप इंग्लैंड में देखें कि फ्लिंटॉफ ने क्योंकि वो लंकाशायर में वसीम अकरम के साथ खेलते रहे, बहुत क्लेवर थे, उन्होंने ये आर्ट सीखा रिवर्स स्विंग का, और एशेज़ में उन्होंने इंग्लैंड को, उड़ा के रख ऑस्ट्रेलिया दिया को था, उड़ा के रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने वो ये आर्ट सीखा। जब तक उनके पास ये आर्ट नहीं था वो इसको चीटिंग कहते रहे, उसको बॉल टेम्परिंग कहते रहे। इवन इमरान खान का आयन बोथम और जो एलन लैम्ब का केस था, जी वो जी जी, बहुत फेमस बड़ा है। फेमस $5 केस था, लाख वो इमरान खान को देने पड़े उनको, जब इमरान खान लंदन की अदालत में उनसे केस केस जीते थे जीता था। बॉल टेम्परिंग पे। तो उस वक्त तक वो चीटिंग चीटिंग कहते रहे, मगर जब खुद उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से, जब फ्लिंटॉफ ने और उसके बाद एक और हॉगर्ड थे और दूसरे बॉलर थे, उन्होंने बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को हॉगर्ड तो आउट इतना क्लास किया। तेज नहीं था उनका, हॉगर्ड का तो मैंने देखा है भाई, उनका नेचुरल आउट स्विंग बड़ा अच्छा होता था जी। तो वो उसके बाद फिर उसको उन्होंने इसको एक आर्ट का नाम देना शुरू कर दिया। तो मतलब ये तो दोगली पॉलिसी हो गई ना। दोगली पॉलिसी। आप देखेंगे पहले एलिगेशन पाकिस्तान के प्लेयर्स पर आते थे, उसके बाद आपके स्टीव स्मिथ, उन पे भी बॉल टेम्परिंग पे फिर हुआ, फिर वार्नर पे हुआ, फिर हम्म। दुनिया की और कई प्लेयर्स हैं जिनको बॉल टेम्परिंग पे सजाएं होना शुरू हुई। तो इसका मतलब है कि ये फन पूरी दुनिया में फैल गया। नहीं, बेसिकली क्या रीजंस थी कि एक टाइम के ऊपर सिर्फ हम लोग, हमारे पाकिस्तान के पास, जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया, हमारे पाकिस्तान के पास सिर्फ ये हुनर था कि हमने रिवर्स करनी है तो पूरी टीम उड़ा देनी। लेकिन बाद में हमने देखा कि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी जो लेजेंड्स थे, जब वो कोचिंग के लिए जाते हैं, उन ममालिक में जाके उन्होंने क्रिकेट खेलते थे या उनके कोचेस बनते थे, तो हमें एक चीज़ एक रियलाइज़ हुई कि जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी वो हमारे पास नहीं है, शायद हमने वो हुनर दूसरे लोगों को दे दिया। तो उन लोगों को हुनर देने का क्या रीज़न बना? कौन ऐसे थे जो लेजेंड्स जिन्होंने उनको ही हुनर दे दिया इतना बड़ा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये आर्ट कोई इस तरह ये ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन जब तक वसीम और वकार थे हमें बहुत कम नजर आए कि कोई और रिवर्स करता हो उस लेकिन वक्त। जब ये दोनों काउंटी क्रिकेट में लंबा अरसा खेले हैं, बहुत लंबा अरसा काउंटी क्रिकेट में गुजारा। अब जब मुझे याद है कि जब कैरियर शुरू हुआ था एंड्रू फ्लिंटॉफ का, तो वो वसीम अकरम उस वक्त काउंटी क्रिकेट लंकाशायर से खेलते थे। तो ये बेसिकली आपका ये माइंड है कि जो आपको इस तरफ देखें कि एक उसमें किस हद तक ये चीज़ है कि वो सीखना चाहता है। तो उनका माइंड था, उन्होंने इसको सीखा और इसको उन्होंने जल्दी सीखा और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वसीम अकरम पाकिस्तान में हमारे साथ भी खेलते थे, डिपार्टमेंट में भी खेलते थे, रीजन्स में भी खेलते थे, वकार यूनुस भी खेलते थे, बाकी बॉलर्स भी खेलते थे। इवन हमारे उस ज़माने के बॉलर्स भी बड़े अच्छे, शुएब अख्तर बहुत अच्छा बहुत रिवर्स तेज स्विंग थे करते आप। थे। उसके बाद राना नवीद बहुत अच्छा एक्सपर्ट थे इस रिवर्स स्विंग के, जो हमारे उस ज़माने में जितने भी बॉलर थे वो करते रहे। मगर आस्ता आस्ता जो हमारी क्लास है फास्ट बॉलिंग की, उसमें डेफिशिएंसी आना शुरू हो गई। हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे से नीचे गिरना शुरू हो गया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिनर्स आना शुरू हो गए, लंबे लंबे स्कोर होना शुरू हो गया, फास्ट बॉलर्स की पेस ख़त्म होना शुरू हो गई। तो ये फिर जो फ़न है वो आस्ता बेसिकली आस्ता डाई डाउन होना शुरू हो गया। रऊ भाई, ये फ़न तो ज़ाहिर है आज हम दूसरे ममालिक के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको देखते हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि इंडिया के प्लेयर्स की अगर बात करें फास्ट बॉलर्स की, तो जैबगल श्रीनाथ होता था, वो एक कोई फास्ट बॉलर होता सी, उन्होंने भी स्विंग कोई नहीं सी आती, सिर्फ वो गुड लेंथ तो ऊपर ही आंदा सी गेंद। अच्छा, उसके बाद बाकी अगर आप ज़हीर खान
पाकिस्तान को देखें तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी, थोड़ी बहुत वेरिएशन थी उनके अंदर। इरफान पठान की अगर बात करें, थोड़ी बहुत वेरिएशन नज़र आती थी। हालांकि हमने देखा कि हमारे वसीम भाई, उन्होंने भी काफ़ी अर्सा जो है वो कोचिंग की वहाँ पे IPL में। विकी भाई ने भी काफ़ी अर्सा कोचिंग की वहाँ पे, लेकिन उन्होंने काम किया इस चीज़ के ऊपर। तो हमारे जो अपने फास्ट बॉलर हैं, जो हमारी एक आइडेंटिटी थी रिवर्स स्विंग, वो हम अपनी उस आइडेंटिटी को जो है ना वो गवा चुके हैं, अब उनके पास चली गई है। तो उन्होंने अगर ये अपनाया है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया, तो किस वजह से उन्होंने क्या पाया इस चीज़ा साढ़े कोल ने, तो जिन्हें दी याद है वो फारग ने। जैसे बेसिकली तो लेगेसी थी फास्ट बॉलिंग की, अब हमारे पास तो वो अब नहीं रही। आप देखें किसी दौर में जो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलिंग थी, पूरी दुनिया में उनका अरूज था और वहाँ पे टीमें ट्रैवल करते हुए डरती थी। मगर एक टाइम आया कि उनके पास एक भी फास्ट बॉलर नहीं रहा, हम्म। और अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा कोई आउट क्लास उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं। पिछले आप जब से एम्ब्रोज या वाश रिटायर हुए हैं, 15 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने दरमियान में स्ट्रगल किया था मैगरा और गिलेस्पी से पहले, जब डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन रिटायर हुए थे। तो 10-12 साल का अरसा लगा था उनको भी। इसी तरह पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि एक खला आ चुका, और पाकिस्तान में इसलिए आया कि हमारा जो ज़्यादातर जो गेयर है वो शिफ्ट हो चुका है शॉर्ट फार्मेट पे। जब शॉर्ट फार्मेट में आप T20 क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं आएंगे, हम्म। क्योंकि फास्ट बॉलर से एक ये है कि एक बेसिकली मसल मेमोरी होती है। जितना ज़्यादा आप रेपिटेटिवली आप बॉलिंग बॉडी पे स्ट्रेस डालेंगे, जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड डेवलप होगी, उतना ज़्यादा आपके मसल्स जो बॉलिंग के वो डेवलप होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड डेवलप होगी। हम्म। अब देखेंगे जो हमारे बॉलर्स आते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, वो 150 तक बॉलिंग कर सकते हैं जब वो डोमेस्टिक से आए हैं, जो पिछले 5-6 साल में आए हैं। तो जब उनको आपने ये डाल दिया निकाल के T20 फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट उनको खिलाना शुरू हो गए, तो उनके आप टेस्ट क्रिकेट मुझे दिखाएं कितने टेस्ट खेले हैं उन्होंने। किसी ने 4 खेले हैं, किसी ने 5, किसी ने 6 खेले हैं, और उनके T20 100 से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जो मसल मेमोरी है फास्ट बॉलिंग की, वो ख़त्म होती चली गई है। उनकी पेस डिक्लाइन पे चली गई है, उनको इंजरीज होना शुरू हो गई हैं। तो इसकी वजह से ये आपका डाइट, ये देखिए किसी की मिराज तो नहीं है, जो मेहनत करेगा उसी को ये मिलेगा। अगर कहीं भी कोई मेहनत करता है तो वो फास्ट बॉलिंग में अपना मुकाम पैदा कर सकता है। देखिए रघु भाई, इसमें एक और है, कहीं ऐसा तो नहीं, ये मेरा सवाल है आपसे, कि जिस तरह हमारे लेजेंड्स को हायर किया जाता है, जब दूसरे ममालिक के जो बोर्ड्स हैं उनको कोचिंग के लिए हायर करते हैं, सो क्या इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए उनको हायर किया जाता है कि इनको पता है कि रिवर्स कैसी होती है, तो हम इनके नॉलेज का, जो इनके पास हुनर है, वो हमें मुंतकिल हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, बड़े बड़े सैलरीज़ के ऊपर, तगड़ी सैलरीज़ के ऊपर उनको हायर कर लेते हैं। अब मिसाल अगर मैं दूं जेम्स एंडरसन की, तो जेम्स एंडरसन 40 साल तक होके वो रिवर्स कर रहे हैं। फ्लिंटॉफ की आपने बात की, ठीक है, तो क्या रीज़न होती है, क्या वजह होती है ये हमारे लेजेंड्स को जब इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह अल्लाह करे और ज़्यादा दे, तो कहीं ये मकासद तो नहीं होते बोर्ड्स के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से आप लेकिन वो जाहिर है वो चीज़ें तो बता सकते बताते ही हैं। हैं, अगर आप बता सकते हैं, मगर आप किसी के अंदर वो चीज़ डाल नहीं सकते कि आपने इसी तरह करना है, क्योंकि ये बेसिकली कि आपके, आप इवन देखें कि उस ज़माने में अगर हमारे 2 फास्ट बॉलर ये रिवर्स स्विंग करते थे, तो जो बाकी 2 बॉलर थे उनसे रिवर्स स्विंग नहीं होती थी। वो उनके साथ 20 साल क्रिकेट खेले हैं। हम्म। इसी तरह जब इमरान खान या सरफराज नवाज करते थे, तो बाकी बॉलर्स थे जो स्पोर्टिंग बॉलर 3, उनसे रिवर्स स्विंग नहीं होती थी। हम्म। सेम बॉल के साथ वो बॉलिंग करते थे, सेम पिच पे वो बॉलिंग करते थे, सेम जगह पे वो बॉलिंग करते थे, मगर वो रिवर्स स्विंग नहीं करवा सकते थे। इसका मतलब है कि ये बेसिक एक आर्ट है कि वही सीख सकता है जिसमें ये टेंडेंसी होती है, जिसका जो एक्शन है उस रिक्वायरमेंट्स को जो रिवर्स स्विंग की होती है उसको मीट कर सकता है। फ़र्ज़ मैंने कि जिस तरह आपने को एग्जांपल दी है कि जो अगर आप बॉल को ज़्यादा एयर देंगे, आपका एक्शन स्लिंगिंग है, आप जो हाई आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे, आप जो शोल्डर के बराबर में या शोल्डर से नीचे से बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा रिवर्स स्विंग करेंगे। इसमें डजेंट मैटर कि आप पाकिस्तान से हैं या आप इंग्लैंड से हैं या साउथ अफ्रीका से हैं, जो उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा वही रिवर्स स्विंग कराने में कामयाब होगा। लेकिन हमने क्या उसके बाद अभी तक अडॉप्ट ही नहीं किया उसको। हमने, हमारे लेजेंड्स ने क्या इनके ऊपर, जो आने वाले फास्ट बॉलर्स थे उनके ऊपर काम नहीं किया होगा? हमारे लेजेंड्स ने नहीं उनको, मतलब जो हमारी आने वाला स्टॉक है, जो हमारे आने वाले जो यंगस्टर्स थे, उनको नहीं बताया होगा? सो क्या अगर उन्होंने बताया तो क्या हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर इतने एलिजिबल नहीं थे कि वो उसके ऊपर अमल कर बिल्कुल, असल चीज़ एलिजिबिलिटी है कि हम्म। आपके फास्ट बॉलर इतने एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप रिवर्स स्विंग कर रहे हैं और आप इफेक्टिव उस सूरत में है जब आप उसको उस रिक्वायर्ड एक्शन के साथ रिक्वायर्ड जगह पे आप बॉल को पिच करेंगे, तो फिर आप जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो आप हासिल कर सकेंगे। अगर आप किसी को सिखा देते हैं और वो आपकी जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है एक्शन की, वो उसको मीट नहीं करता,
जो रिक्वायरमेंट है जिस जगह पे पिच करना उस जगह को मीट नहीं करता, एयर उसमें कितना फेंकना है, एंगल उसका कितना होना चाहिए। तो जब इन चीज़ों को मीट नहीं करता तो फिर आप उसको चाहे जितना भी सिखा लें वो उसको रिवर्स स्विंग करने में कामयाब नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एलिजिबिलिटी का फुकदान है ये हमारे फास्ट बॉलर में है, वो रिक्वायरमेंट्स उनमें नहीं है जो चाहिए रिवर्स स्विंग करने के लिए। और एक और चीज़, जब फर्स्ट क्लास में आप लोग जाते थे, पैटर्न ट्रॉफी के 11 मैचेस, काजम ट्रॉफी के 11 मैचेस खेल खेल के 5 महीने 6 महीने एक लंबा फर्स्ट क्लास सीजन होता और सारा रेड बॉल से होता था। ऐ नहीं कभी चुके थे T20 आ गया, तो वाइट बॉल क्रिकेट आ गई, टोटल स्ट्रेट। इतनी आप लंबी बॉलिंग करते थे कि रिवर्स की ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਰ ਹੀ रिवर्स ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ सीख लेंदे सी। तो आप नहीं समझते कि आजकल जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर, वो यही है कि रेड बॉल को वो वैल्यू नहीं देते, रेड बॉल को उस कदर की नज़र से नहीं देखते। भाई चिट्टे बॉल में 4 ओवर का स्टैमिना रखना है तो मैं 4 ओवर की क्रिकेट खेल, ये भी आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस है जो हम कर चुके हैं जो रिवर्स स्विंग को लेके। ये बहुत बड़ा नहीं, ये जो आपने बात की 110% यही चीज़ है कि देखें कि मसल मेमोरी आपकी कब बनती है, जब आप रेपिटेटिवली एक बॉल को एक दिन में 2 से 3 घंटे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका जो पूरी जो बायोमैकेनिक्स है बॉलिंग का वो बिल्कुल एक परफेक्ट हो जाएगा। फिर आपकी शेप बन जाएगी, फिर आप अपनी जो डिज़ायर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप जिस जगह पे आप बॉल को फेंकना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमारे ज़माने में अगर आप किसी बॉलर को कहते थे एक जगह पे कोई सिक्का रखते थे तो आप उसको कहते थे आपने 2 घंटे इस जगह पे बॉलिंग करनी है, तो हम 2 घंटे उसी जगह पे बॉलिंग करते थे। तो फिर उसमें आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट ले लेते हैं, आपकी परफेक्शन आपकी बॉलिंग के अंदर आ जाती है। आपको पता है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास 20 मैच खेलने हैं एक सीज़न में तो आपकी कितनी एक्सरसाइज चाहिए, कितनी आपको न्यूट्रिशन चाहिए, कितनी आपको एंड्योरेंस चाहिए, कितनी आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी आपको रेपिटेटिवली एक जगह पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आप जाके उसमें कम्पीट करेंगे। तो ये चीज़ आप देखें, अब T20 फर्ज एग्जाम्पल जिस तरह आपने बात की है, तो T20 में अगर आपने शुरू में 2 ओवर करने हैं, सिर्फ 2 ओवर में आप आगे बॉल तो फेंक नहीं सकते, आगे बॉल करेंगे तो वो आपको छक्का मारेगा। आपने उसमें 4 वैरायटी करनी होती है, तो फिर आप एक जगह पे तो बॉलिंग कर ही नहीं सकते। फिर आप कभी स्लो पेस करेंगे, कभी आप कटर करेंगे, वेरिएशन ही कभी कोई वैरायटी वेरिएशन ऐड लाएंगे, करेंगे तो उसमें। आपकी वो जो रिवर्स स्विंग की रिक्वायरमेंट्स हैं एक जगह पे पिच करने की बॉल, वो आपकी कंप्लीट नहीं होएगी, आपका जो बायोमैकेनिक्स है वो कंप्लीट नहीं होएगा, आपकी जो बॉलिंग कॉइल है वो मुकम्मल नहीं होगी। तो ये जब डेफिशिएंसी आ जाती है तो फिर आप रिवर्स स्विंग करने के लिए नाअहल हो जाते हैं। फिर जब आप रिवर्स स्विंग से यार्कर करने जाते हैं तो वो लेग स्टंप पे जाता है, छक्का हो जाता है। फिर आप जब लेग स्टंप से वाइड हो जाता है तो जब इस तरह आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपको कौन कैप्टन कहेगा कि आप रिवर्स स्विंग पे आउट करें। तो सबसे ज़्यादा मैटर तो यही करता है ना कि एक्यूरेसी अगर आपकी है नहीं, वो तो लंबी बॉलिंग से आती है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੈਚ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੇਂਦ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਚ तक लगे ने बॉलिंग कर रहे हैं। सो आई नो कि रेड बॉल से आप जितनी लंबी बॉलिंग करेंगे इम्प्रूवमेंट उतनी आएगी। क्या आप समझते हैं, मुझे ये बताएं रघु भाई, कि आजकल के जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनको काला विकेट मिल जाए, इनको ऐसी हो कि हवा बड़ी तेज़ चले, बिल्कुल इधरों स्टेडियम से निकलन बाहर तो अगे समंदर हो गए, तो इस तरह की कंडीशंस जब तक इनको नहीं मिलती तो इनका तो नया बॉल भी जो है ना वो स्विंग नहीं होता। आर यू एग्री? देखिए यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि आप इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप जब डिफरेंट कंडीशंस पे नहीं खेलेंगे, डिफरेंट पिचेस पर आप यूटिलाइज नहीं होंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो जाएगा आपको बॉल करने में। आप हमारे बॉलर्स, हमारे स्पिनर्स और हमारे फास्ट बॉलर, अब बेसिकली जब स्पिनर्स आप अच्छा खिलाते हैं तो उसका बेसिक उससे आपकी टीम को क्या रिक्वायर्ड होता है, उसको ये होता है अगर स्पिन पिच आती है तो यहाँ पे 10 विकेटें लेकर दे और मैच जितवाए। अगर ग्रीन पिच आप बनाते हैं तो उस पर आपको एक फास्ट बॉलर से आपकी टीम एक्सपेक्ट कर रही होती है कि ये मुझे 8 से 10 विकेटें लेकर देगा या दूसरी टीम को 200 के अंदर आउट करेगा, तो फिर जाके हमारा कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा, हम टेस्ट मैच या वनडे जीत सकते हैं। अब देखें जिस तरह आप बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को आप तो ये समझे ना कि टेस्ट क्रिकेट हमारी रह ही सिर्फ स्पिन बॉलिंग तक गई है। फास्ट बॉलर का तो रोल जो है वो तो रेड बॉल की क्रिकेट में मैं समझता हूँ, स्पेशली जो इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट है उसमें तो हमारा रोल जीरो हो गया हमारे फास्ट बॉलर्स का। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ
कि जब आप दोनों तरह की पिच पे अगर आप सीम पिच बनाते हैं तो उस पे भी आपके फास्ट बॉलर उसी तरह बॉलिंग करते हैं जिस तरह एक ऑर्डिनरी पिच पे बॉलिंग कराते हैं। वहाँ पे भी वो 400 रन्स करवा देते हैं, तो आपके बैट्समैनों को प्रॉब्लम पड़ी होती है। अगर आप स्पिन पिच बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपके स्पिनर 400 रन्स करवा देते हैं, तो आपके स्पिनर खिलाने का क्या फ़ायदा। तो वो यूज टू नहीं है। आप देखें कि पास्ट में जब हमारे पास सक्सेस थी, अगर हमारे वसीम वकार, इमरान खान वगैरह के पास सीम पिच आती थी तो वो दूसरी टीम को 150 रन नहीं करने देते थे, हम मैच जीत जाते थे। अगर स्पिन विग पिच आती थी तो ग्रेट अब्दुल कादर थे, मुश्ताक अहमद, ये तो दूसरी टीम को उड़ा कर रख देते ऐसे थे, ही है। तो हम टेस्ट में डोमिनेट कर जाते थे। अब हमारे जो बॉलर्स आते हैं हमारे पास, उनको तो आप चाहे सीम पिच बना दें, चाहे उनको मॉइस्चर वाला पिच बना सीम दें। और स्विंग की थोड़ी डेफिनेशन कर दें रूप भाई, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है, बहुत सारे हमारे ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमने इनकी स्विंग की बजाय हम इनकी सीम पे काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग कि सीम और स्विंग में फ़र्क क्या है, तो ये होंदे की ने, ये थोड़ी तशरीह कर दे। अच्छा, सीम स्विंग क्या होता है? स्विंग ये होता है कि जब आप बॉल को पकड़ते हैं, उसको आप एयर में फेंकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर देखें कि मैंने इस बॉल की जो सीम है, इसको मैंने 10, 15 या 20 डिग्री पे इसको मैंने एक एंगल फर्स्ट स्लिप की तरफ रखा हुआ है। तो ये मेरे जब मैं हाथ में पकड़ के रन अप से भागूंगा और जब मैं इसको रिलीज़ करूंगा तो आपको यहाँ से ये नज़र आ जाएगी कि इसकी डायरेक्शन फर्स्ट स्लिप की जानिब है, तो इसने बाहर निकलना आउट है। स्विंग होना है। तो इसको आप कहते हैं स्विंग कहते हैं। इसी तरह अगर मैंने इसकी इनवर्ड डायरेक्शन करता हूँ तो और मैं अपनी रिस्ट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ, तो जब ये मेरी रिस्ट से निकलेगा बॉल और जब ये फ्लाई करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये इन स्विंग होगा, अंदर को जाएगी। अब जो सीम बॉलिंग है, सीम बॉलर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। सीम बॉलर्स के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ होती है आपकी जो बैक लेग होती है। तो हमारे जो यहाँ पे लोग समझते हैं कि जब आप सीम बॉलिंग करते हैं तो आप सिर्फ रिस्ट पोजीशन से या आप बाजू की मूवमेंट से आपको सीम करते हैं, मगर ये चीज़ सीम बॉलिंग में लागू नहीं होती। सीम बॉलिंग में आप जब बॉल पकड़ते हैं तो आपकी जो ग्रिप होती है वो आपकी दोनों उंगलियां और जो आपका थंब होता है वो बिल्कुल राइट अंडरनीथ द सेंटर होता है, ठीक है। और जो दोनों आपकी फिंगर्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होती हैं। आप मेरी जो ग्रिप है उससे आप जज नहीं कर सकते कि ये बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी। ये बिल्कुल इसका स्ट्रेट एंगल है, आप यहाँ से बिल्कुल इसको नहीं जज कर सकते कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। मगर जब ये मैं अपनी बैकफुट लैंडिंग जब मेरी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जब मेरे बायोमैकेनिक्स परफेक्ट होंगे, तो जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा अपनी रिस्ट के साथ, तो फिर ये मैं अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट से लूँगा, इसको इन स्विंग या आउट स्विंग करूँगा। सीम बॉलिंग इसलिए डेंजरस होती है कि जब मेरी रिस्ट से निकल रही होती है तो रिस्ट मेरी बिल्कुल लॉक और सीधी होती है। इसमें ना तो फील्डर जज कर सकता और ना ही बैट्समैन जज कर सकता कि ये कौन सी जब पिच होगी तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, आया ये अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। तो इसलिए ये जो सीम बॉलिंग है ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है बनिस्बत के ये जो आप स्विंग तो आप रीड कर सकते हैं, सीम को आप रीड नहीं कर सकते। सीम को आप रीड नहीं कर सकते। आपने बायोमैकेनिक्स की बात की, सो बायोमैकेनिक्स के ऊपर जब हमने सीम के ऊपर काम करना है, किसी फास्ट बॉलर ने सीम के ऊपर काम करना है, तो वो किस एज से और किस स्टेज से उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू करना है। तो जब वो एक स्टेज पे पहुंचेगा तो वो पूरा एक्सपर्ट होगा कि मैंने सीम बॉलिंग क्या करनी है। देखें, ये मेरा ख्याल है कि एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये इसलिए है कि जो हमारे कोचेज़ हैं, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसका नॉलेज नहीं है, उनको मस्कुलर साख्त का नॉलेज नहीं है, उनको जो हड्डियों की शेप है उसका नॉलेज नहीं है। उनको नहीं पता कि आप किसी को ये चीज़ सिखा नहीं सकते। अगर मैं बॉल डिलीवर पकड़ूंगा तो जो मेरी जो फिंगर्स की जो हड्डियों की नेचर होगी, ये उसी बॉल को उसी डायरेक्शन में लेकर चली जाएगी। और जो मेरी बाजू की साख्त होगी ये या शोल्डर की साख्त होगी, ये बॉल को उसी डायरेक्शन में लेकर जाएगी। चाहे आप किसी बॉलर को, मैं जिस तरह भी अगर मैं एक बॉलर को कहता हूँ आपने इस तरह बॉल पकड़ना है, या किसी को कहता हूँ कि आपने इस तरह बॉल पकड़ना है, या किसी भी एंगल से बॉल पकड़ना, मगर जब वो बॉल डिलीवर करने के पास आएगा तो उसकी सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। वो नेचुरली उसी तरफ मुड़ जाएगी जिस तरफ उसकी जो हड्डियों की नेचर है या मसल की साख्त है। तो ये आप सिखा नहीं सकते, ये आपकी नेचर के अंदर होता है। आप डेवलप कर सकते हैं, आपने ये आइडिया करना होता है कि कौन सा जो बॉलर है
उसकी जो बॉडी पे जो पोजीशंस है, जो मसल्स की पोजीशन है, जो उसकी हड्डियों की साख्त है, वो सीम बॉलर्स के लिए इफेक्टिव है। कौन सा बॉलर है जिसकी स्विंग के लिए इफेक्टिव है? जिसकी स्विंग के लिए इफेक्टिव है, आपने उसकी स्विंग पे उसको डेवलपमेंट भी पे तो काम पहले करना है। हमने वो क्या नाम है, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना है इन द बिगिनिंग कि कौन सा सीम बॉलर है, कौन सा स्विंग बॉलर है, रूप भाई। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो ये जब तक आप उस पे, उसके एक्शन पे, उसकी बॉडी मूवमेंट्स पे, उसके बायोमैकेनिक्स पे पूरी आपको अबूर नहीं होगा, तो आप काम नहीं कर सकते कि कौन सा बॉलर स्विंग बॉलर है, कौन सा बॉलर सीम बॉलर है। मैं इसमें एक और मज़ेदारी की चीज़ ये भी है, नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर तो किसी ने नवी गेंद देती तो उन्होंने वहाँ लाना जोर शुरू कर देता। तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे सिलेक्टर्स हैं, ऐसे कोचेज हैं जिहड़ा कहना भाई ये 80-85 माइल्स तो ऊपर गेंद करता तो ये सिलेक्ट है। आप समझते कि ये तरीका गलत है? देखिए, उन्होंने एक अपना टारगेट सैट किया हुआ है कि ਇਹ ਮੁੰਡਾ 80 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि उधर रनअप की है, उसका फॉलो थ्रू क्या है, वो बॉल कहाँ पे वो फिनिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। देखिए बेसिकली तो जो जो एक बॉलर होता है उसका स्किल लेवल जो होता है वो डिटरमिन करता है कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप, जिस तरह आपने बात की है कि एक 85 से ऊपर ही आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो अगर 80 माइल्स में फॉर एग्जांपल कि शान पॉलक सारी ज़िंदगी 80 माइल्स तक बॉलिंग करता रहा, तो आपके वो क्राइटेरिया में शान पॉलक जैसा बॉलर नहीं आएगा। आपके क्राइटेरिया में मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर नहीं आएगा जो 80 माइल्स पे बॉलिंग करता है। आपके क्राइटेरिया में जेम्स एंडरसन भी नहीं आएगा। आपके क्राइटेरिया में जो कोर्टनी वाश हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये देखेंगे, ये हमें ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारा जो बहुत ज़्यादा जो टैलेंट है वो लीक हो रहा है, और इस वजह से हमें जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें भी क्वालिटी बॉलर्स नहीं मिल रहे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपका मोहम्मद अब्बास है, जिसकी अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 800 से ज़्यादा विकटें हैं, और पाकिस्तान का एक बॉलर है जिसके पास 100 विकटें हैं। आपने पिछले 3 साल उसको बाहर उठा के रखा है। तो जबकि आखिरी टेस्ट में उसने कोई 15 या 16 ओवर का मैराथन स्पेल किया था। तो इसका मतलब है कि आपका जो जो जेन्युइन टैलेंट है वो आपकी जो एक दकियानूसी सोच है और जो आपकी कम इल्मी है, उसकी वजह से वो आपका लीक आउट होता जा रहा है सिस्टम से, और आप जो लॉन्ग फार्मेट है या टेस्ट क्रिकेट है उसमें आपका डिक्लाइन आता जा रहा है। डिक्लाइन तो बिल्कुल ऑब्वियसली आ रहा है, लेकिन जो मौजूदा हमारी फास्ट बॉलिंग का जो लम्हा फ़िक्री हम सब के लिए एज ए पाकिस्तानी, आई एम टॉकिंग अबाउट के हमारी जो फास्ट बॉलिंग, मैंने शुरू में बात की कि हमारी आइडेंटिटी थी, बट नाउ वी हैव अ फार्मूला कि हमने किस तरीके से मैच जीतना है। एक फास्ट बॉलर डालते हैं, 3 स्पिनर 4 स्पिनर डालते हैं, मैच जीत गए। अगर मैं पूछता हूँ कि ऐसे जीते हैं, आपको मैच जीतने से आपका इंटरेस्ट है या फास्ट बॉलिंग से जो है वो आपका इंटरेस्ट है? अगर फास्ट बॉलर जिता दे तो हमारी क्रिकेट आगे जा रही है, अगर स्पिनर मैच जिता दे तो साड़ी क्रिकेट फारग हो रही है। व्हाट आर यू सेइंग अबाउट दिस ऑल नहीं, काइंड ऑफ बिल्कुल थिंग्स ठीक जो है। मैं आपसे देखें ना, पूछना ये चाह तो रहा हूँ? मेंटालिटी यही बन गई है ना कि आप देखें कि आप फिर जिस तरह अभी आपने बात की है रिवर्स स्विंग की, तो फिर रिवर्स स्विंग कैसे आएगी? फिर आपकी जो लेगेसी है, जो फजल यही तो महमूद साहब एक से आ मैं रही है। इसीलिए तो मैं आपको मैंने यहाँ पे दावत दी रहू भाई कि ये हमारा सबसे बड़ा हमारा हुनर है जिसने तो वो हमें खत्म पूरी होता दुनिया जा में रहा है। एक पहचान दी है। आज हम दुनिया को देख रहे हैं कि बुमराह को देखें, वो 1.5 फुट रिवर्स करने है, जो एंडरसन को देख रहे थे वो रिवर्स कर रहा है, बाकी जो हर दूसरा बॉलर इंडिया का आ रहा है वो रिवर्स कर रहा है। लेकिन हम हमारे अपनी जो इजाद है, हमारे जो अपने फास्ट बॉलर है, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमें आता ही नहीं है करना। तो आपके सारे जो सवालों के जवाब है उसी के अंदर आ गए हैं कि जब आपने कहा कि हमारी जो लेगेसी है फास्ट बॉलर्स की, जो ग्रेट फजल महमूद साहब से शुरू होती है, ग्रेट इमरान खान, सरफराज, नवाज वसीम, वकार, और आज तक चल रही थी, यानी कि आज से 10 साल पहले तक चल रही थी, वो अब ख़त्म क्यों हुई है? हमारा जो रिवर्स स्विंग का फ़न है, वो जिसको ईजाद ही हमने किया था, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में पल फैल रहा है। या फिर जो आपके फास्ट बॉलर हैं वो जो पूरी दुनिया में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास कोई तेज़ फास्ट बॉलर भी नहीं आ रहे। तो इसकी वजह यही है कि देखें कि जब आप पहले ओवर से स्पिनर्स को बॉल दे देंगे, आप एक टेस्ट मैच खिलाएंगे 5 दिन का, उसके ऊपर फिर अगले दिन, एक दिन के बाद उसी पे दूसरा टेस्ट मैच करवा देंगे, तो आपके पास फास्ट बॉलर कहाँ से आएगा? फिर जो आपके पास एक सीम बॉलर है जो दुनिया का टॉप बॉलर है, जिसकी पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है, मोहम्मद अब्बास, जिससे 100 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में ली हुई हैं, तो वो जब 3-3 साल आपकी जानिब से एक मैच नहीं खेलेगा,
तो फिर आप मुझे बताएं ना कि आपका ये जो आपकी लेगेसी है वो कैसे वो आगे परवान चढ़ेगी, वो कैसे एक यंगस्टर क्या सीखेगा, किससे सीखेगा? वो तो फिर हर बच्चा इसी तरफ जाएगा, या स्पिन बॉलर बनने के लिए जाएगा, या फिर T20 में वो वेरिएशन अपने अंदर लाएगा, स्लो वन कर देगा, बाउंसर कर देगा, यार्कर कर देगा, 2-3 ओवर का बॉलर बन जाएगा और अपना टाइम पास करेगा। तो ये हमारा जो थिंक टैंक है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मेरा ख्याल है कि उसको देखना चाहिए कि हम क्रिकेट को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो आपने बात की अभी, मैं स्विंग से रिलेटेड स्पेसिफिक किसी चीज़ पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ रहो भाई, कि जब आप रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अब आसिफ की बात करें तो दुनिया का बेहतरीन स्विंग बॉलर था, आप बड़ा बेहतरीन स्विंग करते थे, ठीक है, आपसे पहले आमिर की स्विंग बड़ी अच्छी थी, मैं मतलब कमाल की स्विंग थी, फिर वसीम वकार तो हैं ही है ना। तो रिस्ट का जो है वो कितना रोल होता है किसी भी बॉल को इधर उधर फेरने के लिए? देखें अब आप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखें कि मैं, एक बच्चा मेरे पास आता है पूछने के लिए कि मैं बॉल किसे कैसे पकड़ूं, मेरे लिए उसको बताना बहुत आसान है कि आप इस तरह पकड़ लें बॉल को। मगर ये तो कोई भी बता सकता है, दुनिया की एक आप भी बता सकते हैं और दुनिया का जेम्स एंडरसन भी यही मैं बता बताएगा सकता, मैं भी क्रिकेट खेली थोड़ी बहुत। नहीं, आप ना भी खेलें, आप देखें बेसिक जो प्रिंसिपल्स वो हैं यही है बॉल ना पकड़ने कि के, ये कि इसको आपने इस बॉल इस तरह तरीके पकड़ना है से या आपने क्लोज पकड़ना फिंगर्स है। के साथ, या जो यस, आपका जो थंब है अंडरनीथ का जो सीम है उसके वो एक होना सिंपल चाहिए, सिंपल सिंपल ग्रिप चीज़ है। है, ठीक है। मगर जो आपने, जो असल इसके पीछे बायोमैकेनिक्स है, जो साइंसी कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, वो असल समझने की ज़रूरत है कि ये जो टॉप क्लास बॉलर जिस तरह जेम्स एंडरसन है, मोहम्मद आसिफ है, ग्लीन मैकग्रा है, या बाकी लोग हैं, इनकी रिस्ट में पावर कहाँ से आती है जो वो एक बॉल को इस काबिल बना देते हैं कि वो अनप्लेएबल हो जाए बैट्समैन के लिए। ये है बेसिक क्वेश्चन इस चीज़ का। आपकी जो बेसिक जो रिस्ट में पावर आती है वो यहाँ से नहीं आती है बेसिकली, वो जो आती है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स से। जो आपकी, जो साइंटिफिकली जो आपकी पावर्स है, फिजिक्स का जो रूल है, वो पावर्स नीचे से ऊपर को जाती हैं। सबसे पहले जब आपका जो बैलेंस नीचे से ठीक होगा, जो आपका पाँव पड़ता है, जो आपका लैंडिंग फुट होता है, अगर आप उस पर सही वेट ट्रांसफ़र करते हैं तो जो आपकी ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो नीचे से पावरफुली शिफ्ट होंगी आपकी लेग्स में। मैंने बहुत सारे ऐसे कोचेस देखे हैं, अब देखें आपका पाँव तो जब लैंड करता है तो पूरा सीधा आना चाहिए, बहुत सारे ऐसे कोचेस देखे हैं जो आधा जिसके पाँव के अंदर खम भी है तो कह रहे हैं तू गेंद तेज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हालांकि आपको भी पता है कि इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं जब आपके पाँव में खम आता है। बिल्कुल। तो ये जो फोर्स जनरेशन कहाँ से होती है, इसका पाथवे में आपको जो रिस्ट वाला है, जब आप ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस कन्वर्ट होती हैं आपके लोअर लिम्ब से, आप सबसे पहले आपकी ये जो लेग्स में कन्वर्ट होगी, लेग से वो ट्रैवल करेगी। अगर आपका सेंटर ऑफ द मास आपका दरमियान में है, जो आपका एक्शन प्रॉपर है, तो वो आपकी कोर में, वहाँ से लेग से कोर में कन्वर्ट होगी, कोर से जाएगी आपकी शोल्डर में, शोल्डर से आपकी एल्बो में, और एल्बो के बाद सबसे आखिर में जो आपकी फोर्स कन्वर्शन होगी वो आपकी रिस्ट के अंदर आएगी। तो तब जाके आपकी रिस्ट में पावर डेवलप होती है और वो आपकी बॉल को अनप्लेएबल बना देती है, जिस तरह दुनिया के टॉप बॉलर्स करते रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिक बायोमैकेनिक्स परफेक्ट थे नीचे से ऊपर तक। जो उनकी मस्कुलर फोर्सेस थी और जो उनकी बॉडी फोर्सेस थी और जो ग्राउंड डायरेक्शन फोर्सेस थी, नीचे से जो फोर्सेस लेते थे, जो दूसरी फोर्सेस है, जो मोमेंटम था उनका, उसकी शिफ्टिंग बहुत ही परफेक्ट थी। तब जाके आपकी रिस्ट प्रॉपर काम करती है। तो हमारे अब जो देखें, मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि ये पूरी एक साइंस है। इसको आप, ये जो हमारे इन्होंने कोई इलिटरेट कोचिंग स्टाफ है, कोई मैट्रिक, कोई अंडर मैट्रिक, ये लोग इनको दिया हुआ है, तो वो ये आपको यही बताएंगे बॉल इस तरह पकड़ लें, इस तरह पकड़ लें, मेरे एक्शन से बॉलिंग कर लें, इस तरह बॉलिंग कर लें, इस तरह कर लें। तो इस वजह से हमारा ये जो सारा फन है उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। बहुत फास्ट बॉलिंग का स्पेशली अगर रूब भाई बात करते हैं तो फास्ट बॉलिंग में हमें हर जगह पे हमें जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत डिसअपॉइंट किया है हमें हर इवेंट के अंदर, जब चाहे आप आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं, चाहे आप बायलैटरल सीरीज़ खेल रहे हैं, जो भी हम लोग खेल रहे हैं। रूब भाई, आजकल के फास्ट बॉलर जो हमारे स्पेशली बड़े मतलब अपने आप को कहते हैं कि साढ़े नालों तेज़ बॉलर कोई नहीं, साढ़े नालों बड़ा बॉलर कोई नहीं, किसी के अंदर आपने जज किया, ऑब्जर्व किया कि यार इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो ये रिवर्स जो है इसको बड़ी अच्छे तरीके से ये कर सकता है? लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बाद में दीजिएगा। आसिफ की मैं बात करना चाहूँगा, मेरे जहन में आया आसिफ की, ज़रूरी है जब बात स्विंग की, वेरिएशन की और इनकी होती है, तो अगर आसिफ की बात ना करें तो ज़्यादती है। आसिफ का 2005 में जब वो इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रहे थे तो उन्होंने, उनका जो स्विंग था, मतलब हमने देखा कि वो फुटों के हिसाब से वो बॉल स्विंग हो रहा था उनका, तो उन्होंने कहा मैंने खुद एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे इतना कंट्रोल हासिल हो गया था। वो नेचुरल टैलेंट था या उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर काम किया? आप तो क्लोजली सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं।
देखिए, मैंने इसको शुरू से देखा हुआ है क्योंकि हम अंडर 19 लेवल से इकट्ठे खेलते या हैं। हमारे पास आसिफ के बाद कोई आसिफ जैसा बॉलर आ सकता है? देखिए, इस तरह का बॉलर डेवलप नहीं किया जा सकता, आप किसी को बना नहीं सकते, ये एक नेचुरल होता है। जिस तरह वसीम अकरम थे, जिस तरह आसिफ है या जिस तरह मोहम्मद आमर है, हुँ, ये नेचुरल बॉलर्स होते हैं। इनका एक बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, वो बेसिकली बना ही फास्ट बॉलिंग के लिए होता है। हुँ, जो इनकी नेचर होती है, जो इनकी मसल की साख्त होती है, हड्डियों की साख्त होती है, जो बायो मैकेनिक्स होते हैं, वो इतने परफेक्ट होते हैं कि वो आप किसी नए बच्चे में डेवलप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो ये इनमें ये परफेक्शन शुरू से थी। इशू क्या था इनका कि जब ये शुरू में बॉलिंग करते थे, तो थोड़ा-सा शॉर्ट ऑफ लेंथ, इसको तेज़ बॉल करने का शौक था। हुँ, तो इसकी बेसिकली सीम पोजीशन तो शुरू से परफेक्ट थी, जो इसकी ग्रिप थी बॉल के ऊपर शुरू से ही आइडियल थी, जो इसका एक्शन था वो भी परफेक्ट था। हुँ, मगर सिर्फ एक जो एक अर्ली एज में हर बच्चे के अंदर एक एक होती है, तहरीक होती है दिमाग में कि मैंने बहुत तेज़ से तेज़ बॉल करनी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे आउट करना है, वो इसमें थी मोहम्मद आसिफ में। तो ये कोशिश करता था कि मैं शुएब अख्तर की तरह या फैसल अफरीदीन के साथ खेला करूँ, हाँ, जो कि हाँ, तेज़ थे। सरगोदा का तो ये जो अंपायर हैं ये अभी। केरल में तो ये तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करता था। तो मगर जब इसको इससे देखा कि एक टेस्ट मैच इसने खेला ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे मार पड़ी है, जी, 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 जी। वापस आया तो इसको एग्जैक्टली क्योंकि माइंड में भी बहुत ये क्लेवर था, तो इसको पता चला कि ये जो फास्ट बॉलिंग कुछ नहीं है और 135 36 के साथ मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। हुँ, जैसे ही इसने अपनी लेंथ चेंज की तो सीम बॉलर इस बॉलिंग पे ग्रिप इसकी ऑलरेडी परफेक्ट थी, उसमें इसने कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की, इसका हुँ। एक्शन भी वही था। तो वो फिर ये अनप्लेएबल बॉलर हो गया क्योंकि सिर्फ एक लेंथ चेंज करने से एक आप बॉलर में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है कि वो दुनिया के लिए अनप्लेएबल बन जाता है। और हमने देखा कि वो सिर्फ 27 टेस्ट मैचेस में उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, चाहे वो हाशिम आमला हो, चाहे एबी डिविलियर हो, चाहे केवन पीटरसन हो, चाहे दुनिया के जितने भी बड़े जो बैटर्स थे, बल्लेबाज गुजरे हैं। तो हमेशा मुझे तो अक्सर ये कहते थे कि जब हम किसी नाश्ते या किसी इस जगह की टेबल पे बैठे होते थे, तो मैं पहले इन्होंने कहता था जी तेनू भी मैं आउट करना, तेनू भी मैं आउट करना। तो मतलब इस लेवल का बॉलर आज ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे तो मतलब मैं कहना कि अल्लाह करे को सानू इहो जिहा कोई फास्ट बॉलर मिल जाए। लेकिन बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के आज वो हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है। हम किसी तरीके से मोहम्मद आसिफ की खिदमात नहीं ले रहे। खैर वो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आखिर में मुझे ये बताएं रऊफ भाई, जो पीएसएल चल रहा है, पीएसएल क्राउड नहीं आ रहा है, जो क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में रहते हैं, क्राउड तो चले खैर हमारा मसला नहीं है, होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे फैंस को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है, स्ट्रेस इन्वायरमेंट है, तो होना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक अगर क्रिकेट की मैं बात करूं तो पीएसएल क्रिकेट को लेके आप कुछ कमेंट्स करेंगे कि हमें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, एक तो सक्सेस तो डेफिनेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि उन्होंने इतने टफ कंडीशंस में इसको ऑर्गेनाइज किया। तमाशाइयों का प्रॉब्लम डेफिनेट है क्योंकि रंग उसमें उसी वक्त क्रिएट होगा जब आप लोगों को इजाज़त देंगे, वो ग्राउंड में आएंगे तो इसका जो इसकी इसकी इम्पोर्टेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब इशू इसमें ये आ रहा है कि बेसिकली जो आपके प्लेयर्स जो आपने सेलेक्ट किए थे वर्ल्ड कप के लिए, प्रॉब्लम उनमें आ रहा है कि उनसे T20 वर्ल्ड कप के लिए उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। और जो आवाम की एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये जो हमारे वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुई थी, वो जिस तरह उस्मान खान थे, बाबर आजम थे, जिस तरह ये आपके ख्वाजा नाफे हैं, हम्म, ये बाकी लोग हैं, इनकी साइम अयूब हैं, इनकी परफॉर्मेंस अवाम देखना चाहती हैं। चाहती है बिल्कुल। तो अब नए लड़के देखें कि इसमें अच्छे भी हैं, जिस तरह समीर मनास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इरफात मनास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मोहम्मद नईम है, लाहौर कलंदर के एक्सेप्शनल टैलेंट है, यासिर खान है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मगर ये पार्ट नहीं थे पाकिस्तान की टीम का। तो अब रंग उसमें उसी वक्त पड़ेंगे जब आपके टॉप जो प्रीमियर प्लेयर हैं, जो आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, वो परफॉर्म करेंगे, तो फिर इसमें चार्म भी आएगा। तो और इसमें आपको मेरा ख्याल है कि लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता मिलेगा। हमारे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइज ऑनर्स ने भी पीएम साहब को रिक्वेस्ट की है कि क्राउड को अलाउ किया जाए। अगर क्राउड आ जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई इंटरेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। रो भाई नहीं, बहुत आपके मैं प्लेटफॉर्म से मेरी भी प्राइम मिनिस्टर से भी अपील है, और क्योंकि ये एक पाकिस्तान का क्योंकि अपना ब्रांड है, और जितना ज़्यादा हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और दुनिया में भी इसका नाम रोशन होगा। तो मेरी भी प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है आप आवाम के लिए पीएसएल को खोलें
और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इंजॉय करें और ये इस ब्रांड की जो मकबूलियत है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अब बढ़ देखिए जाए। न्यूट्रल एक रिपोर्ट थी, बस आखिर में मैं ये 2-4 कमेंट्स ऐड करना चाहूँगा। लास्ट ईयर बीबीसी की रिपोर्ट थी कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है, दूसरे नंबर पे थी पीएसएल। नो डाउट कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है ना व्यूवरशिप तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिर है जो कमी महसूस हो रही है वो हमें शायकीन की कमी महसूस हो रही है और होपफुली कि इंशाल्लाह पीएम साहब भी ज़रूर इस बात पे, जैसे रऊफ़ भाई ने भी कहा, फ्रेंचाइज़ ओनर्स ने भी रिक्वेस्ट की है और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, इंशाल्लाह होपफुली हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ये क्राउड हमें स्टेडियम के अंदर नज़र आएगा। तो नाज़रीन, रऊफ़ भाई से हमने बेसिकली बात की, हमारे करने का मकसद भी ये था रिवर्स के ऊपर, क्योंकि बड़े बेहतरीन एक ज़बरदस्त किस्म के वो फास्ट बॉलर रहे हैं, बड़े तेज़ और हर किस्म की वेरिएशन, रिवर्स स्विंग, सारा अल्लाह ताला ने उनको एक गॉड गिफ्टेड जो था वो टैलेंट दिया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जितनी क्रिकेट के लिए वो डिज़र्व करते थे इतनी क्रिकेट नहीं मिली। सो खैर ये तो हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री है। बहरहाल हो सकता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी टीनेजर्स हैं, जो रऊफ़ भाई ने बातें की हैं, होपफुली कि वो रिवर्स के बारे में जिस तरह उन्होंने ब्रीफली गाइड किया, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, ऑल्दो के जो अंडर 19 खेल रहे हैं, सारे जो है रऊफ़ भाई की इन बातों का फ़ायदा उठाएंगे और जो रिवर्स स्विंग है, जो एक हमारा हुनर है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं एज ए पाकिस्तानी, हमारे लेजेंड्स जो हैं वो पहचाने जाते हैं और होपफुली कि वो वक्त हमें एक मरतबा फिर देखने को मिलेगा। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।